Welcome to Felicity Hills Property. If you are planning to buy land in Uttarakhand, this video is for you. Let's start. उत्तराखंड में जमीन खरीदने का सपना कौन नहीं देखता है ना। खूबसूरत पहाड़, ताजी हवा, लेकिन यही सपना एक बुरे सपने में भी बदल सकता है। पता है क्यों? सिर्फ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही आम सी गलती की वजह से। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं कि वो गलती आखिर है क्या और उससे बचा कैसे जा सकता है। तो वो सबसे बड़ी गलती आखिर है क्या? इस एक सवाल का जवाब जानना, समझ लीजिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गारंटी है। और जवाब है ये। लोग ये चेक ही नहीं करते कि उनकी जमीन पर कौन सा खास लैंड लॉ मतलब भूमि कानून लागू होता है। सुनने में कितना मामूली लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही वो चूक है जो बाद में भारी भरकम कानूनी और फाइनेंशियल सिरदर्द बन जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग बस ये मानकर चलते हैं कि भाई पूरे राज्य में एक ही नियम कानून होगा। और जब ये गलती होती है ना, तो इसके नतीजे बहुत सीरियस होते हैं। जरा सोच कर देखिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी और बाद में पता चलता है कि अरे ये जमीन तो बेची नहीं जा सकती, या इस पर घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर कोई हर हाल में बचना चाहेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है? देखिए, वजह बहुत सीधी है। उत्तराखंड में कोई एक सिंगल लैंड कोड है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कानूनों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है जो हर इलाके और जमीन के टाइप के हिसाब से बदल जाता है। चलिए इस जाल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जरा ये देखिए, यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एक्ट, मतलब कानूनों की एक लंबी लिस्ट है और हर कानून के अपने अलग नियम, अपनी अलग शर्तें हैं। अब एक खरीदार के लिए सबसे जरूरी बात यही जानना है कि उसकी जमीन इनमें से किसके दायरे में आती है। अब ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई इतने सारे कानूनों के बीच सही कानून का पता लगाया कैसे जाए। खैर, अच्छी खबर यह है कि इसका एक सिस्टमैटिक तरीका है और हम अब ठीक उसी पर बात करने वाले हैं। चलिए अब इस मुश्किल सी लगने वाली प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। हमने इसे एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप के फ्रेमवर्क में बांट दिया है। इसे आप एक तरह की सेफ्टी चेक समझ सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने में मदद करेगी। ये है वो 5 फिल्टर। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। इन्हें फिल्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर स्टेप पर आप गैर जरूरी जानकारी को छांटकर बिल्कुल सही कानून तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फिल्टर से। तो पहला फिल्टर है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जमीन किस जिले में है, सिर्फ यही बात तय कर देती है कि उस पर मेन कानून कौन सा लागू होगा। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में अलग कानून है, तो अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिलों में अलग, और जौनसार बावर जैसे स्पेशल एरिया का तो अपना ही कानून है। मतलब सबसे पहला स्टेप है लोकेशन की पहचान करना। दूसरा फिल्टर, ये पता लगाना कि जमीन शहरी सीमा में है या ग्रामीण। अगर वो नगर निगम या नगर पालिका के अंदर आती है तो वहां की खेती वाली जमीन पर अर्बन एरियाज जमींदारी एक्ट 1956 लागू हो सकता है, और अगर वो इन सीमाओं के बाहर है तो फिर ग्रामीण भूमि कानून लागू होंगे। ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, हमारा तीसरा फिल्टर हमें एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट तक ले जाता है, खतौनी। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जमीन का पूरा बायोडेटा है। इसी में लिखा होता है कि मालिक कौन है, जमीन की कैटेगरी क्या है और उसका क्लास क्या है। तो खतौनी में इन शब्दों पर खास ध्यान देना होता है। क्या मालिक के पास भूमिधर संक्रमणीय अधिकार है? इसका सीधा सा मतलब है बेचने का अधिकार। या फिर असंक्रमणीय अधिकार लिखा है, मतलब बेचने पर रोक है। कहीं ये ग्राम सभा की जमीन तो नहीं? यही वो शब्द हैं जो तय करते हैं कि उस जमीन के साथ क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। और यहीं पर एक सुनहरा नियम आता है। ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर की बातों पर कभी भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। असली जानकारी हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, खासकर खतौनी में ही मिलेगी। खुद से इसकी जांच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चौथा फिल्टर, ये उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो जमीन पर घर बनाना चाहते हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग। ये चेक करना होगा कि क्या उस खेती की जमीन पर धारा 143 लागू की गई है या नहीं। अगर धारा 143 के तहत जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए कन्वर्ट नहीं किया गया है तो बाद में कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं।
और हमारा आखिरी 5वां फिल्टर है ट्रांसफर से जुड़ी पाबंदियों की जांच। ये उन लोगों के लिए खासतौर पर ज़रूरी है जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में इस बात पर लिमिट्स हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति कितनी ज़मीन खरीद सकता है और इसके लिए कलेक्टर की परमिशन भी ज़रूरी हो सकती है। तो हमने 5 फिल्टर देख लिए। अब चलिए इन सभी को एक साथ एक सिंपल सी चेकलिस्ट के तौर पर देख लेते हैं ताकि ये आसानी से याद रहें और खरीदारी की प्रक्रिया में काम आए। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया का सार है। खरीदने से पहले बस इन 5 सवालों के जवाब पता होने चाहिए। जिला कौन सा है, इलाका शहरी है या ग्रामीण, खतौनी में क्या लिखा है, धारा 143 का स्टेटस क्या है और क्या कोई ट्रांसफर पर पाबंदी है। ये चेकलिस्ट किसी भी खरीदार की सबसे अच्छी दोस्त है। चलिए अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। इन गलतियों को जानने से उनसे बचने में बहुत मदद मिलेगी। ये सबसे आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि खेती की जमीन खरीद ली तो बस अब उसे आसानी से घर बनाने लायक जमीन में बदल लेंगे। लेकिन जैसा हमने देखा, धारा 143 की प्रक्रिया के बिना ये मुमकिन ही नहीं है और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दूसरी बड़ी गलती, ब्रोकर के वादों पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना। हमेशा याद रखिए, कानूनी सुरक्षा दस्तावेजों से मिलती है, जुबानी बातों से नहीं। अपनी जांच खुद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरी गलती जो अक्सर बाहर से आने वाले खरीदार करते हैं, वो है ट्रांसफर से जुड़ी पाबंदियों को नजरअंदाज कर देना। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कहीं भी और कितनी भी जमीन खरीदी जा सकती है। पहाड़ी इलाकों के नियम अलग हो सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि भूमि कानून से जुड़ी गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं और कुछ मामलों में तो उन्हें ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये सच है कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस में थोड़ा ध्यान और वक्त लगता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि सही कानून का पता कैसे लगाना है, लेकिन एक असली सवाल तो अभी बाकी है। क्या आज के नए नियमों के तहत उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ कानूनी तौर पर जमीन खरीद भी सकते हैं? इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा आपको हमारे अगले विश्लेषण में। जरूर देखिएगा।